सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स दैट वी हैव? ओके, तो पहले समझ लो आपकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है. सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में व्हाट ऑल प्रॉपर्टीज डू वी हैव? ठीक है, तो एक एक करके लिखना स्टार्ट करो. लिखो आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट करके लिखो टाइटल. सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में फर्स्ट प्रॉपर्टी, if the rows and columns of a determinant, तूने लिख रहा, अच्छा, if the rows and columns of a determinant are interchanged, if the rows and columns of a determinant are interchanged, interchange मतलब रो को कॉलम में लिखा, कॉलम को रो में लिखा. तो if the rows and columns of a determinant are interchanged, then the value of the determinant, does not change. Then the value of the determinant does not change. मतलब जो वैल्यू था पहले वही रहेगा. ठीक है, अब ये सिंपल सा एक पॉइंट है, आप समझ सकते हो. आप पे क्या लिखा है? सपोज आई हैव समथिंग लाइक 1 2 1 2 1 1 1 1 1 ऐसा कुछ लिखा है सपोज. ठीक है, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके देखें, होपफुली 0 नहीं आएगा. सो आप पे 1 इंटू क्या आएगा? दिस इज 1 माइनस 1 माइनस 2 इंटू क्या आएगा? 2 माइनस 1, करेक्ट, प्लस 1 इंटू क्या आएगा? 2 माइनस 1, सो दैट विल बी ऑल्सो 1. सो यहाँ पे क्या आ रहा है? 0, ये आ रहा है माइनस 1, वो आ रहा है माइनस 2 और वो आ रहा है प्लस 1, सो दैट इज माइनस 1. ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ रहा है? दिस इज माइनस 1. अच्छा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक मिनट थोड़ा सा चेंज कर दे इसको. सो आप 1 2 1, if I take something like 1 0 1 1 1 1 1 1 3 ऐसा कुछ लिखते हैं, 1 2 3 ऐसा कुछ लिखते हैं. तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? दिस विल बी 1 इंटू 0 माइनस 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2 minus 0. So this is coming out to be minus 2 minus 4 plus 2. So this is coming out to be minus 4. आउटे कुछ सबको आता रहेगा ना डिटर्मिनेंट कैसे निकालते? तो डिटर्मिनेंट निकाला है, माइनस 4 आ रहा है. ओके, अब क्या करते हैं हम लोग? इसका रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं. ठीक है, क्या करते हैं हम लोग? इसका रो और कॉलम को क्या करते हैं? इंटरचेंज. तो यहाँ पे 1 2 1 ऐसा हो गया, ये जो रो में था उसको कॉलम में लिखा 1 0 1 और ये क्या लिखा? 1 2 3, करेक्ट. अब प्रॉपर्टी में आपने क्या लिखा? इफ द रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, इफ द रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, देन वैल्यू विल नॉट चेंज. तो मैं जानबूझ के सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं रखना चाहता था, नहीं तो फिर डिटर्मिनेंट में कोई फर्क दिखेगा ही नहीं. तो 1 इंटू क्या हो गया? 0 माइनस 2 माइनस 1 इंटू क्या हो गया? ये 6 माइनस 2, ये कितना हो गया? 4 प्लस 1 इंटू क्या हो गया? 2 माइनस 0 दैट इज 2. सो ये आ रहा है माइनस 2 माइनस 4 प्लस 2, 2 माइनस 2 कट हो जाएगा माइनस 4. देखो आ रहा है, पहले भी वही वैल्यू आ रहा था, बाद में भी वही वैल्यू तो आ रही. तो प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर आपने रो को कॉलम में इंटरचेंज कर भी दिया तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. सो देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. तो द डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, ऐसा बोला है ना रहा सबको. तो इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज. सेकेंड प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी 2.
प्रॉपर्टी 2 लिखो आप, इफ एनी टू रोज or columns, if any two rows or columns of a determinant, if any two rows or columns of a determinant are interchanged, if any two rows or columns of a determinant are interchanged, then the value of the determinant, changes only in sign. Then the value of the determinant changes only in sign. क्या समझ में आ रहा है? साइन चेंज होगा, समझ में आ रहा है? अगर आपने कोई भी दो रो को इंटरचेंज किया या कोई दो कॉलम को इंटरचेंज किया, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? चेंज। लेकिन क्या चेंज होगा उसका? साइन। वैल्यू चेंज होगा क्या? वैल्यू वही रहेगा, ठीक है। मतलब क्या, अगर ये डिटर्मिनेंट था, सपोज मैंने इसका रोज को इंटरचेंज किया, ठीक है, सपोज मैंने इसका क्या किया, सपोज आई इंटरचेंज दिस टू रोज, ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पे 1 0 1 और क्या लिखा यहाँ पे 1 2 1 और क्या यहाँ पे 1 2 3। तो आई हैव इंटरचेंज टू रोज ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो क्या होगा इससे अभी, क्या होगा अभी? अपना आंसर क्या आना चाहिए? +4। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल चेंज ओनली इन द साइन पार्ट, इट विल नॉट चेंज इन द वैल्यू पार्ट। दैट इज व्हाट इज द प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? सो 1 इंटू क्या होगा, ये क्या आ रहा है? 6 - 2, करेक्ट। 6 - 2 क्या हो जाएगा? 4। 0 इंटू, अभी 0 इंटू आप कुछ भी करो क्या फर्क पड़ता है? 0 ही रहेगा वैसे भी। +1 इंटू 2 - 2, वो भी क्या हो जा रहा है? 0। देखो आप, ये 0 है, वो भी 0 है। 4 1 से कितना आ रहा है? 4। देखो हमको पहले ही पता था कि उसका आंसर क्या आएगा, 4। तो ना आ रहा है, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज हुआ। कैसे चेंज हुआ? उसका सिर्फ साइन चेंज आ रहा है सबको। जो -4 था अभी क्या हो गया? +4। तो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। और किसी को इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी, if any two rows or columns of a determinant, if any two rows or columns of a determinant are identical, if any two rows or columns of a determinant are identical, then the value of the determinant, is 0. Then the value of the determinant is 0. ठीक है, देखो आप प्रॉपर्टी क्या बोलता है? अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम एक डिटर्मिनेंट का क्या होगा? आइडेंटिकल, मतलब सेम हो, ठीक है। तो एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 1 है, यहाँ पे क्या है? 1 2 1। इसका डिटर्मिनेंट 100% क्या आएगा? 0। मैं एक्सपांड करके भी चेक कर सकता हूँ, बट बिना एक्सपांड किए भी आपको आगे से पता रहना चाहिए कि ऐसे वैल्यूज क्या होंगे? 0, ठीक है। तो देखो आप 1 इंटू ये क्या आएगा? 200 - 600 -2 इंटू, करेक्ट। ये क्या आएगा? 100 - 300, 100 - 300 प्लस 1 इंटू 200 - 200, सो 200 - 200 आ रही है। तो अब ये क्या हो गया? दिस इज 1 इंटू 200 - 600 कितना होगा? -400 होगा। ये कितना आ रहा है? -200, माइनस इंटू माइनस, प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4,
400 वो तो ऐसे ही 0 हो गया था, देखो आप पहले ही पता था हमको इसका वैल्यू क्या आने वाला है 0। ठीक है, तो क्योंकि वहां पे दो रोज क्या रहा आइडेंटिकल, इसके लिए उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आया 0। ठीक है, तो कितने भी बड़े वैल्यूज क्यों ना हो, आप फिर भी बिना सॉल्व किए भी आप लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा 0, अगर दो रो क्या है या दो कॉलम क्या है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम वैल्यूज अगर आते हैं then definitely that determinant value will be 0। समझ आ रही है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, if each element of a row, if each element of a row or column, if each element of a row or column of a determinant is multiplied by some constant, is multiplied by some constant, then the value of the determinant, so obtained will be the value of the determinant into the constant, value of the determinant into the constant। मतलब क्या, देखो आप ये डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ रहा था -4, ये वाला डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ रहा था पहला वाला पेज पर। ठीक है, तो ये वाला डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ रहा था -4 आ रहा था। अब सोच के देखो, अगर मैंने एक रो को कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, सपोज आई मल्टीप्लाइड इट बाय 4, करेक्ट, तो मेरा पहला रो क्या हो गया 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। तो इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो इज मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट, देन अब जो डिटरमिनेंट हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो आप ये 1 0 1 और ये 1 2 3, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, जो भी आपने मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट था वो इसको मल्टीप्लाई होगा और आपका आंसर क्या आने वाला है -16 आ रहा है, क्योंकि मैंने 4 किससे मल्टीप्लाई किया था, पहले रो को मल्टीप्लाई किया। तो अगर कोई एक रो भी कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ है तो पूरा डिटरमिनेंट का वैल्यू उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आ रहा है, चेक करके देखते हैं। सो आप पे क्या होगा 4 इंटू आएगा, करेक्ट, तो ये क्या आ रहा है 0 -2, ठीक है, प्लस -8 इंटू आएगा, शायद -8 इंटू आएगा 3 -1, ठीक है, तो आप पे क्या आएगा 3 -1 प्लस 4 इंटू क्या आएगा 2 -0, 2 -0 मतलब क्या आएगा, ठीक है, चेक करके देखते हैं। ये कितना आ रहा था -8, ये कितना आ रहा है 2, 8 2 से कितना हो जाएगा -16, 4 2 से क्या हो जाएगा 8, प्लस 8 -8 क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा गया -16। ठीक है, तुमको पहले ही पता था कि इसका आंसर -16 है। सोच के देखो, अगर मैंने पहले रो को 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, पहले रो को किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, और सेकेंड रो को सपोज मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, ठीक है, सेकेंड रो को किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 3, 3 0 0, 3 1 3। सोच के बताओ इसका आंसर अभी क्या होगा -48 होगा। इसके वजह से 4 आएगा, इसके वजह से 3 आएगा, 4 3 12, 12 इंटू 4 कितना आने वाला है 48, -48। तो अपना आंसर एक्चुअली अभी क्या आने वाला है -48। चेक करके देखते हैं आ रहा क्या बोल रहे हैं, आपका आंसर गारंटी है कि क्या आने वाला है, आपको पता है -48 ही आएगा। सो यहाँ पे -48 आने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू 4 के साथ में क्या आएगा
0 माइनस 6 माइनस 8 के साथ में क्या आएगा 9 माइनस 3 प्लस 4 के साथ में क्या आएगा 6 माइनस 0। ये कितना हो गया 4 6 कितना हो जाएगा माइनस 24। 9 माइनस 3 कितना होगा 6 6 8 48 6 4 इससे प्लस 24 माइनस 24 कट हो गया। देखो आप पहले ही पता था अपने को क्या वाले आने वाला माइनस 48 आ रहा है सबको। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये कि आप एक रो में से भी कोई नंबर को कॉमन निकाल सकते हो, एक कॉलम में से भी आप कोई नंबर को क्या कर सकते हो कॉमन निकाल सकते हो। आ रहा है तो ये जो यहाँ पे लिखा है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 कॉमन निकाल लिया मैंने पहले रो से और मैंने उसको लिखा 1 2 1। यहाँ पे से मैंने 3 को कॉमन निकाल लिया और मैंने उसको लिखा 1 0 1। ऐसा आप कर सकते ठीक है। यू कैन टेक कॉमन इवन फ्रॉम 1 रो और 1 कॉलम ऑल्सो। अगर यहाँ पे कॉलम में कोई नंबर मुझे कॉमन दिख रहा था तो मैं वहां से भी कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, रो से भी कॉमन लिया जा सकता है, कॉलम से भी कॉमन लिया जा सकता है। आ रहा है सबको ये? पीछे बैठ पीछे नहीं चलेगा सो जा ऐसे भी क्या नहीं रहना इसके लिए तो यहाँ पे ही बैठे। तो मैं आ रहा है सबको ये प्रॉपर्टी अब ठीक है। अच्छा इसको समझा थोड़ा ठीक है। यस प्रॉपर्टी 4 क्लियर है सबको? तो प्रॉपर्टी 4 क्या बोलता है कि अगर कोई एक रो या एक कॉलम कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ है तो पूरा डिटरमिनेंट का वैल्यू वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और क्या बोल सकते हैं अगर आपको एक रो में कुछ कॉमन दिख रहा है या कोई एक कॉलम में कुछ कॉमन दिख रहा है आप उसको कॉमन निकाल सकते हो। दैट इज व्हाट इज द प्रॉपर्टी इज से। डाउट है किसी को? नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5 देखो आप इफ ईच एलिमेंट of a row if each element of a row or column if each element of a row or column of a determinant can be expressed as sum of two numbers can be expressed as sum of two numbers, then the determinant can be expressed as sum of then the determinant can be expressed as sum of two determinants. Then the determinant can be expressed as sum of two determinants. तो मैं यहाँ पे सब रो का ही दे रहा हूँ ना एग्जाम्पल्स। ठीक है, कॉलम का एग्जाम्पल देखो। सपोज यहाँ पे आपके कॉलम में मतलब डिटरमिनेंट में ऐसा ए बी सी था, यहाँ पे एक्स वाई जेड था और यहाँ पे ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड ऐसा कुछ लिखा है। आपका प्रॉपर्टी को पढ़ो, आप क्या लिखा है उसमें। अगर कोई एक रो या कोई एक कॉलम को सम ऑफ नंबर्स के फॉर्म में लिखा गया है तो आप पूरे डिटरमिनेंट को ही दो अलग अलग डिटरमिनेंट में स्प्लिट करके लिख सकते हो। ठीक है, अगर कोई एक रो या एक कॉलम को कैसे एक्सप्रेस किया है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू नंबर्स, then the entire determinant can be split as sum of two determinants। मतलब उसको दो अलग अलग डिटरमिनेंट में स्प्लिट करके प्लस करके लिख सकते हैं। कैसा होगा ये? तो ये जो पार्ट है एडिशन वाला पार्ट जो है उसको छोड़ के, ठीक है, उसको छोड़ के जो बाकी का जो पार्ट है वो सेम ही रहेगा।
तो मतलब यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे भी आएगा एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी ए बी सी, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब ये जो पार्ट था उसको मैं स्प्लिट कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पे ए बी सी यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड, ऐसे आ रहा है। तो द एंटायर डिटर्मिनेंट इज स्प्लिट एज टू सेपरेट डिटर्मिनेंट्स। ऑफ कोर्स इसका वैल्यू क्या आएगा, उसका वैल्यू क्या आएगा, इसके लिए पूरा ये मतलब ये पूरा डिटर्मिनेंट मुझे सॉल्व नहीं करना है, मेरा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सो द एंटायर डिटर्मिनेंट कैन बी स्प्लिट एज टू सेपरेट डिटर्मिनेंट्स। सपोज यहाँ पे आपके सम में ऐसे कुछ था 1 2 1 3 2 3 4 5 6, ओके, प्लस यहाँ पे कुछ था 1 2 1 7 8 9 3 2 3, ऐसा कुछ। क्या आप ये दो डिटर्मिनेंट्स को ऐड कर सकते हो, कर सकते हो, कैसे करोगे, ठीक है। आप पहले देखो यहाँ पे जैसे था ए बी सी एक्स वाई जेड, ए बी सी एक्स वाई जेड, ऐसे कुछ वहाँ पे कॉमन दिख रहा है क्या आपको, मतलब दो कॉलम या दो रो सेम आ रहा है क्या, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, 1 2 3 बराबर। तो अगर आप देखो 1 2 1 और 3 2 3, वहां पे भी 1 2 1 और 3 2 3 है, लेकिन वो रो में लिखा होगा। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 2 1, यहाँ पे 3 2 3 और यहाँ पे क्या था 4 5 6 था, प्लस अब इसको मैं क्या करता हूँ, मैं रो को कॉलम में इंटरचेंज कर सकता हूँ। डिटर्मिनेंट में अगर मैं रो को कॉलम में इंटरचेंज करता हूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। सो आई कैन फ्रीली इंटरचेंज, आई कैन से इट इज 1 2 1 7 8 9 3 2 3। अभी मैं इसको प्लस कर सकता हूँ, कीपिंग 1 2 1 and 3 2 3 as it is, I will add 4 plus 7, 4 plus 7 क्या आएगा, 8 plus 5 कितना होगा, 6 plus 9 कितना होगा, ऐसा। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी ऐसे नहीं कि यू कैन ओनली स्प्लिट द डिटर्मिनेंट इनटू टू सेपरेट डिटर्मिनेंट्स, जो डिटर्मिनेंट स्प्लिट हुआ है आप उसको ऐड करके भी लिख सकते हो। आ रहा है सबको क्या बोल रहे। So the property works in both manner. It can be split into two separate determinants and you can also add two separate determinants. But उसमें कुछ values common होना चाहिए, कॉलम या रो कुछ तो सेम होना चाहिए, तब आप उनको ऐड भी कर सकते हैं। आ रहा है पॉइंट, और किसी को इसमें अगला लिखो, प्रॉपर्टी 6। मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप लोग ये वीडियो देखना, ठीक है, सब रिकॉर्ड है ना, तो वीडियो में से एग्जाम्पल लिख के रख लेना अगर तुमको मन किया, ठीक है। देखो आप प्रॉपर्टी 6, अब यहाँ पे एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ प्रॉपर्टी है वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट काफी लेंदी हो जाएगा, तो उसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिख के देता हूँ। तो प्रॉपर्टी 6 लिखो आप, एनी नंबर ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशंस, एनी नंबर ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशंस और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, एनी नंबर ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशंस और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस does not change the value, does not change the value of the determinant. Any number of row transformations or column transformations does not change the value of the determinant। आ रहा है सबको, क्या है इसमें कि आप रो ट्रांसफॉर्मेशंस कितना भी करो, कितना मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या, आप ऐसे लिख सकते हो R1 प्लस R2, दिस इज अ रो ट्रांसफॉर्मेशन। दो रोज को यूज करके आपने दो रोज को क्या किया है, ऐड किया है।
अब ऐड करने पे आपको कहीं ना कहीं पे एंटर करना पड़ेगा। सपोज आपने R1 में एंटर किया है, ओके। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ऐसा कुछ, R1 प्लस R2 चेंजेस द वैल्यू ऑफ R1, या आप ऐसे भी कर सकते हो R1 माइनस R2, R2 माइनस R1, जो भी हो, जैसे चाहे वैसे सब्ट्रैक्शंस कर सकते हो। जितना भी आप ट्रांसफॉर्मेशंस करो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जितना भी आप ट्रांसफॉर्मेशंस करो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, सेम। जो पहले था वही बाद में भी। समझ आ रहा है? आप ऐसे भी कर सकते हो, आपने फर्स्ट रो को जैसे का था वैसे का ही रखा, बट सेकंड वाले को कुछ मल्टीप्लाई किया, ओके। तो यू कैन परफॉर्म ऑल दीज ट्रांसफॉर्मेशंस RI प्लस RJ, ऐसा कोई भी रो किसी भी रो के साथ आप ऐड कर सकते हो, कोई भी रो किसी भी रो के साथ आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई भी रो को आप कोई कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर सकते हो, फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज रो ट्रांसफॉर्मेशंस। ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज रो ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन आप एक रो को कॉलम के साथ सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब मैंने R1 प्लस C1 ऐसा कभी नहीं हो सकता, R1 प्लस C2 लिखना ऐसा कभी नहीं हो सकता। कॉलम कॉलम के साथ सॉल्व होगा, रोज आप रोज के साथ सॉल्व करो, ठीक है। कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जो आपका पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू था आप कितना भी सॉल्व करो बाद में भी वही वैल्यू था यहाँ पे। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, वी विल नॉट परफॉर्म K इंटू RI प्लस RJ, ऐसा नहीं लिखेंगे। मतलब पहले वाले को आपने कुछ मल्टीप्लाई किया और फिर दूसरा लिखा, ये नहीं करेंगे दूसरे वाले। तो पहला रो जो आप जिसका आप एंटर करने वाले हो, ओके, तो जो पहला लिखा जाता है जनरली उसी में एंट्री होता है, ओके। तो वैल्यू जहाँ पे आप एंटर करने वाले हो उसको आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, दूसरे वाले को आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते। आ रहा है क्या बोल, ओके। सपोज आई एम गोइंग टू यूज दिस ट्रांसफॉर्मेशन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर ये सब आप ऐसे देखो तो क्या लग रहा है आपको, जस्ट डिटरमिनेंट एक्सपांड करना पड़ेगा, आगे नहीं। ये ऐसे देखने पे आपको क्या लग रहा है, ऐसे डिटरमिनेंट एक्सपांड करना पड़ेगा, ऐसे लग रहा है ना। सपोज आई राइट दिस इज 31, 42, 53 ऐसा लिखा सपोज। तो ठीक है, जैसे है वैसे ही काफी है, फिलहाल ऐसे ही रखते हैं। मतलब बड़े नंबर्स भी अगर होते तो भी हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ऐसे बता रहा। सपोज मैंने ये ऐसे क्वेश्चन लिखा 1 2 3 3 4 5, व्हाट डू यू थिंक, इसको एक्सपांशन के अलावा हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं? एक्सपांशन किए बगैर मैं सॉल्व कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी यूज करने वाले। तो ये जो प्रॉपर्टी अभी आपको बता रहे हैं, मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार यूज करेंगे 12th में भी, ठीक है। सोचो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, R2 माइनस R1 लिखा, और ये जो भी वैल्यू आएगा मैं R2 में एंटर करूँगा, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, R2 माइनस R1, ठीक है। माइनस करके देखते हैं। तो यहाँ पे 3 ने 1 को माइनस किया, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, समझ आ रहा है क्या बोल रहे? R2 में क्या नंबर है देखो, आप 3 4 5, R1 में क्या नंबर है 1 2 3, आप क्या कर रहे हो माइनस, करेक्ट। 3 माइनस 1 क्या होगा, 4 माइनस 2, 5 माइनस 3, और ये क्या है, ये 1 2 3, ये क्या है, ये 1 1 1। देखो आप इससे मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने जैसे ही 2 कॉमन लिया, यहाँ पे 1 1 1 हो गया, ये भी 1 1 1 है, दो रो आइडेंटिकल है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है, 0। तो विदाउट एक्सपांडिंग वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यूज ऑफ द डिटरमिनेंट बाय यूजिंग सच ट्रांसफॉर्मेशंस। ना रहे क्या बोल रहे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो प्रॉपर्टी में आपको क्या क्या बोला कि आप क्या क्या कर सकते हो, रोज को ऐड कर सकते हो, रोज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, एक रो को कोई नंबर से मल्टीप्लाई किया और पहले वाले रो को उसको ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, ऐसा कर सकते हो। यही सब चीजें आप कॉलम के साथ भी कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो, रो और कॉलम को आप ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते,
कॉलम को कुछ मल्टीप्लाई करके रो को ऐड नहीं कर सकते हैं। आप ऑफ कोर्स ये भी नहीं कर सकते हो कि R1 या कोई रो को आपने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 0 से डिवाइड कर दिया, ऑब्वियसली ये भी नहीं करोगे, ठीक है, नहीं तो फिर सब इजी रहेगा ना, सबका आंसर 0 आएगा, मार्क्स भी वही आएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली 0 से मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो फिर तो सबका आंसर 0 ही है, टीचर को मार्क देना भी आसान रहेगा, 3 × 0, करेक्ट। तो ऐसा समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ऑब्वियसली 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर, डाउट है किसी को इसमें? तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशंस है, हम थोड़ा और डिटेल में बाद में करेंगे व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस इन 12th स्टैंडर्ड, वहाँ पे भी आपको मैट्रिसेस में ये सब काम आएगा, बट ये थोड़ा अभी से ही समझ लो, ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। लास्ट एक प्रॉपर्टी है, लिखो आप, प्रॉपर्टी 7, ये कैसा है कि आपका डिटर्मिनेंट अगर ऐसा रहा जिसका डायगोनल पार्ट के नीचे सब 0 है या डायगोनल पार्ट के ऊपर सब 0 है या ऊपर भी 0 है और नीचे भी 0 है, ओके, बट डायगोनल पे कुछ तो नंबर्स, ठीक है, डायगोनल पे क्या है, कुछ तो नंबर्स है, सपोज A B और C करके लिखा या X Y Z करके लिखा सपोज, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर ऐसा डिटर्मिनेंट रहा जिसका डायगोनल के नीचे सब 0 है या जिसके डायगोनल के ऊपर सब 0 है या डायगोनल के ऊपर और नीचे दोनों 0 है, तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू होगा प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। सबका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब क्या, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 करके लिखा, फिर मैंने लिखा यहाँ पे 1001, यहाँ पे लिखा 2007, यहाँ पे लिखा 1016, कितना भी बड़ा नंबर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 × 2 × 3 ही है, 6, ठीक है। तुम्हें आ रहा है क्या बोल रहे, मतलब वहाँ पे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना होता, इट विल नॉट अफेक्ट द कैलकुलेशन, आपका डिटर्मिनेंट सिर्फ क्या आएगा 1 × 2 × 3, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स 6 ही आएगा। तुम्हें आ रहा है क्या बोल रहे, ठीक है। लिखो आप प्रॉपर्टी लिखो, लिखो आप, इफ ईच एलिमेंट of a determinant, if each element of a determinant above the main diagonal, नहीं एक मिनट, above लिखो, above the main diagonal मत लिखो, above or below, above or below the main diagonal is 0 if each element of a determinant above or below the main diagonal मतलब ये वाला, ठीक है, नहीं ये डायगोनल मेन नहीं है, ठीक है, दैट इज बिकॉज ये डायगोनल मेन क्यों है, क्योंकि यहाँ का वैल्यूज कैसा है, A1 1, A2 2, A3 3 ऐसा है, जहाँ पे रो और कॉलम सेम है वही वैल्यूज को मेन डायगोनल करके कंसिडर करें। यहाँ पे रो और कॉलम का नंबर सेम नहीं होगा, यहाँ पे A3 1 है, यहाँ पे सॉरी A1 3 है, यहाँ पे A3 1 ऐसा होगा, तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम शुड बी सेम, ऐसे वैल्यूज का ही डायगोनल को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द मेन डायगोनल। समझ आ रहा है? तो हाँ क्या लिख रहे थे, मेन डायगोनल इज 0, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, then the value of the determinant is product of its diagonal elements, then the value of the determinant is product of the diagonal elements। ना आ रही है, ठीक है, यस, प्रॉपर्टीज क्लियर है सबको, साथ का साथ प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी में क्या बोला है,
पहला प्रॉपर्टी क्या है, रो कॉलम को इंटरचेंज किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज किया तो साइन चेंज होगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट 0 होगा, आगे कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है तो पूरा डिटरमिनेंट वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। आप एक रो में से या एक कॉलम में से भी कांस्टेंट्स को बाहर निकाल सकते हो, कॉमन ले सकते हो, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, सम में आप लिख सकते हो, मतलब डिटरमिनेंट को आप दो डिटरमिनेंट में स्प्लिट कर सकते हो, ऐड करके लिख सकते हो, सबट्रैक्ट करके भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं कि सिर्फ ऐड होगा, सबट्रैक्ट करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यू कैन ऐड two determinants or you can split a determinant into two separate determinants, but कुछ प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखें, मतलब आपको पता है ना कैसा सेम होना चाहिए, कुछ वैल्यूज तो सेम होना चाहिए और एक रो या एक कॉलम डिटरमिनेंट स्प्लिट हो सकता है। फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, वो वाला पॉइंट। और लास्ट वाला क्या है कि अगर डायगोनल के नीचे या ऊपर 0 रहा तो उसका वैल्यू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल, ठीक है। देखो आप अभी, so let us start with the exercise 4.2। तो काफी सारा सम्स तो काफी सिंपल है, मतलब पहले वाला एक्सरसाइज 4.2 जो था, मतलब पुराने सिलेबस का डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी वाला, तो बहुत ही डिफिकल्ट था, उसमें तो बहुत सारे सम्स थे। ये तो अभी तुमको बस नाम बराबर रखा है ऐसे, अध्ययन करो। देखो आप, तो क्या बोला, इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स, तो इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। वहाँ पे क्या लिखा है, 1 1 1 A B C, यहाँ पे आ रहा है B प्लस C, A प्लस B, A प्लस C। ठीक है, C प्लस A रहेगा, चलेगा, A प्लस C और C प्लस A की बात। अच्छा, यहाँ पे C प्लस है, नीचे ठीक है, तो यहाँ पे A प्लस C है और यहाँ पे B प्लस A है, ठीक है, चलेगा। देखो अभी ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं, नाउ वी डोंट वांट टू एक्सपांड द डिटरमिनेंट, ओके, देखिएगा, सो वी डोंट वांट टू एक्सपांड द डिटरमिनेंट, ठीक है। इनफैक्ट वहाँ पे मेंशन भी करते हैं विदाउट एक्सपांडिंग सॉल्व द डिटरमिनेंट्स करके, तो यहाँ पे सब में मेंशन किया है विदाउट एक्सपांडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। ऑब्वियसली ऐसे केस पे विदाउट एक्सपांड किया अगर सॉल्व करना है तो चांस है कि उसका वैल्यू 0 ही होगा, ठीक है, क्योंकि वही एक वैल्यू आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। देखो तो सोच के देखो यहाँ पे क्या करें, हाउ कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, आई डोंट वांट टू एक्सपांड इट, बट C2 प्लस C3 या C3 प्लस C2, सोच के देखो अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया, C3 प्लस क्या लिखा C2, दोनों कॉलम्स को अगर ऐड कर दो तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 1 1, ये क्या है A B C। अब C3 प्लस C2 लिखा है तो इसका वैल्यू एंटर C3 में होगा, ठीक है, जो पहला लिखा गया उसमें वैल्यू एंटर करता हूँ। यहाँ पे B प्लस C प्लस A हो गया, मतलब A प्लस B प्लस C, ये इसको ऐड हो जाएगा A प्लस B प्लस C, यहाँ पे भी A प्लस B प्लस C, ऐसा आएगा। अभी आप चेक करके देखो इस पे कॉमन क्या निकाल सकते हो आप, सेम वैल्यू सब में आ रहा है, तो आई कैन टेक A प्लस B प्लस C एज आर कॉमन एलिमेंट, सो 1 1 1, यहाँ पे भी आएगा 1 1 1, यहाँ पे आएगा दिस इज A B, और इसका वैल्यू क्या आएगा 0, क्योंकि C1 और C3 क्या है सेम, तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू आ रहा है C, आ रहा है ये तो इजी था। सेकंड वाला देखो, सेकंड में क्या लिखा है, सो आप क्या लिखा है 2 3 4 5 6 8 6x 9x 12x, इसमें क्या कर सकते हैं, 3x को कॉमन ले सकते हैं, चेक करके देखो यहाँ पे 3x को मैं कॉमन ले सकता हूँ,
करेक्ट। तो अगर मैंने यहाँ से 3x कॉमन निकाला, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बचे, यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या था, 2 3। ऑब्वियसली ये वाली भी क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज 2 कॉलम्स 2 रोज आर 6। आ रहा है सबको। थर्ड, तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 7 65 3 8 75 5 9 86। अभी क्या करें, इस पे कुछ नंबर्स में कुछ रिलेशन दिख रहा है। यहाँ पे ये नंबर्स में कोई भी आपको रिलेशन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है? देखो अच्छे से देखो एक बार, शायद आपको कोई रिलेशन दिख रहा होगा। नहीं, कोई नहीं, ठीक है। देखो आप, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, C3 माइनस 9C2, ठीक है, C3 माइनस 9C2 करके लिखते। ये भी एंटर कहाँ पे होगा, C3 में ही होगा, ठीक है। तो सोच के देखो C3 में क्या नंबर्स है, 65 75 86, ओके। और यहाँ पे क्या नंबर्स है, 7 8 और 9 है। आपने किससे मल्टीप्लाई किया इसको, 9 से। 9 7 जा 9 8 जा 9 9 जा, माइनस किया आपने, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, 65 माइनस 63 क्या आएगा, 2। ये वाली कहाँ पे आएगा, C3 में। तो यहाँ पे इसके बाद में आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 2 3 5 आएगा, ये तो 7 8 9 ही रहेगा, और ये भी क्या आएगा, 2 3 5। तो ऑब्वियसली ये क्या आएगा, आ रही है। तो हर बार एकदम सिंपल में गेस होना जरूरी नहीं है। ये ऐसे प्रॉपर्टीज वाले सम काफी डिफिकल्ट भी होते हैं कभी कभी। ये ऐसे नंबर्स को गेस कर पाना इतना छोटा बात नहीं है, मतलब सिंपल बात नहीं है। काफी प्रैक्टिस के बाद ही आपको भी गेस करने आएगा, ठीक है। इट्स नॉट समथिंग दैट कैन बी डन वेरी क्विकली। आप काफी प्रैक्टिस करोगे तब आपको प्रॉपर्टीज स्मूथली अप्लाई करने समझ में आए। आ रही है, देखो ये सब ये किसका है? देखना स्टार्ट करो फटाफट से। इसका नेक्स्ट वाला सम, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से ध्यान दो। दिस इज नॉट दैट सिंपल। तो आप पे क्या बोला, प्रूव दैट, सेकेंड क्वेश्चन है ये। सो आप पे क्या बोला है, प्रूव दैट x प्लस वाई प्लस जेड x प्लस जेड z प्लस x प्लस वाई प्लस जेड y प्लस जेड z प्लस x प्लस वाई। अब ये दिमाग में रखो कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व करें, थोड़ा बहुत आइडिया हम लोग इसका नेक्स्ट सम में भी यूज करेंगे। तो ये आपका दिया हुआ डिटर्मिनेंट है। आपको बोला है शो दैट दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 2 इंटू एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स। तो आपका वैल्यू जो है, डिटर्मिनेंट का आंसर जो है ऐसा आएगा। ये आपको प्रूव करके बताना, ठीक है। अब ये सब आप ध्यान में रखो कि ये सब वैल्यूज कैसे आ रहा है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स। अब यही सब कुछ, इसका वैल्यू क्या आएगा, ओके ये डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन का वैल्यू क्या आएगा। ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर फॉर योर एंट्रेंस। वहां पे हम लोग इसको प्रॉपर्टी कैसे याद रखेंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला, ठीक है। बट अभी फिलहाल के लिए आप याद रखो कि ऐसा सॉल्व करने पे ऐसा आंसर आता है, फिर उसके बाद में क्या होगा वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें से
So I'm going to start with the LHS. वो RHS है। तो सोचिए देखो, सबसे पहले तो हमको क्या लेके आना चाहिए, 2। अब ये 2 कैसे आया? एक बार 2 आ गया ना, फिर बाकी आराम से सब सेट हो जाएगा। 2 कैसे आ सकता है? 2 कहीं से तो मुझे कॉमन निकाल के लाना है। एक बार 2 कॉमन आ गया, फिर बाद का तो आराम से हो जाता है सेट। 2 कैसे आएगा? कॉमन ले सकते हो क्या आप? ऐसे डायगोनल में से कॉमन ले सकते हो क्या? नहीं, रो में या कॉलम में से ही कॉमन ले सकते हो। सभी रो इनफैक्ट सेम ही है। अगर आप देखो तो ये वैल्यू को साइकिल में, मतलब साइक्लिक चेंजेस किया है। x प्लस y इधर आ गया, y प्लस z इधर आ गया, x प्लस z इधर आ गया। ऑल द रोज आर साइक्लिक चेंजेस। वही नंबर्स को घुमा घुमा के लिखा है। R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। बट मैं रो को नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं कॉलम को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो यू कैन यूज रोज ऑल्सो। मैं कॉलम से करके देख रहा हूँ। C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर आप C1 प्लस C2 प्लस C3 करते देखो आप, x प्लस x क्या हो जाएगा? y प्लस y, z प्लस z, सब में 2 आएगा। तो 2 कॉमन है तो बाद में हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 चेंज क्या होगा? C1, ठीक है। C1 प्लस C2 प्लस C3 चेंज क्या कर रहे हैं हम लोग? सो यहाँ पे x प्लस x 2x, y प्लस y, z प्लस z, मैंने 2 कॉमन लेके x प्लस y प्लस z लिखा। और कुछ अब कॉलम 1 को इससे ऐड करें तो ये तो मैंने अभी तक इसका ही लिखा सक, करेक्ट। अभी इसको भी ऐसे ही ऐड करेंगे तो इस पे भी आएगा 2 टाइम्स x प्लस y प्लस z, इस पे भी आएगा 2 टाइम्स x प्लस y प्लस z, और वो बाकी का सब आएगा। दैट इज y प्लस z, x प्लस y, z प्लस x, यहाँ पे भी x प्लस z, y प्लस z, x प्लस y। कुछ अभी देखो, आप मैं फर्स्ट कॉलम से कॉमन क्या निकाल सकता हूँ? क्या कॉमन निकालूंगा? 2। ऑल्दो मैं x प्लस y प्लस z भी कॉमन निकाल सकता हूँ, बट फिर वो कॉमन निकाल लिया तो फिर बचेगा क्या अपने पास, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए 2 को ही सिर्फ कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे अभी क्या बच गया? x प्लस y प्लस z, यहाँ पे भी x प्लस y प्लस z, यहाँ पे भी x प्लस y प्लस z, और क्या यहाँ पे y प्लस z, x प्लस y, z प्लस x, x प्लस z, y प्लस z, x प्लस y। अब क्या C1 C2 माइनस करके देखते हैं। देखो आप सोचो, अगर मैंने C1 माइनस क्या किया? C2, करेक्ट। C1 में से क्या निकाल दिया? C2 निकाल दिया। देखो आप y प्लस z है यहाँ पे से, तो y और z कट हो गया होगा, इसमें से x और y कट हो गया होगा, और यहाँ पे से x और z कट हो गया होगा। तो बचा क्या? x z y, x z y, बराबर। तो पहला कॉलम सेट हो जाएगा। तो यार, तो यहाँ पे अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? दैट विल बी 2 इंटू, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा? C1 माइनस C2, चेंज क्या होगा? C। सो ये क्या हो गया? 2 टाइम्स माइनस किया, y और z कट, बचा क्या? x, x और y कट, बचा क्या? z, x और z कट, बचा क्या? y। किसी को और बाकी का सब कुछ वैसे का वैसे, y प्लस z, x प्लस y, x प्लस z, यहाँ पे भी x प्लस z, y प्लस z, x प्लस y। अभी फिर से क्या करते हैं? माइनस। अब इस बार C2 माइनस, नहीं C2 माइनस C3 करेंगे, नहीं C3 माइनस C1 करो, ठीक है। अभी क्या करो? C3 माइनस C1। सोच के देखो, जैसे मैंने C3 में से C1 का वैल्यू निकाला, देखो x कट हो गया, यहाँ पे z कट हो गया, यहाँ पे y कट हो गया, क्या बचा? z y, z y x बच जाए। तो एक एक करके हम लोग को जैसा चाहिए वैसा लाने के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो RHS को बार बार देखते रहना पड़ता है, तभी कहीं जाके आपको बराबर समझ में आएगा क्या टर्म्स को आपको माइनस करना।
तो यहाँ पे भी क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, C3 माइनस C1 चेंज क्या होगा, तो यहाँ पे आपने C3 माइनस C1 किया, क्या हो गया, x कट हो गया, z कट हो गया, y कट हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया है, z y x, और यहाँ पे क्या था, x z y, और यहाँ पे क्या था, y प्लस z x प्लस y x प्लस z। अभी सोच के देखो, यहाँ पे एक लास्ट वैल्यू लाना है, क्या करना चाहिए वो, C2 माइनस C3। देखो यहाँ पे C2 माइनस C3, तो यहाँ पे क्या कट हो गया, Z, यहाँ पे से Y, यहाँ पे से क्या बचा, Y x Z, बराबर। क्या कुछ सुना रहे कैसा ही, तो इसका नेक्स्ट क्या होगा, दैट विल बी C2 माइनस C3 चेंजिंग C2, सो 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे क्या बच गया, Z कट हो गया था, Y कट हो गया था, X कट हो गया था, बाकी का सब वैसे का वैसे, X Z Y X। So this is what we are left with. This is the required analysis. आ रहा सबको ये, तो ये सब प्रॉपर्टीज को सॉल्व करने के लिए ध्यान से पूरा देख के कि क्या आपको टर्म्स चाहिए, वैसे आपको एक एक करके लाना पड़ेगा, देन यू विल गेट द, देखो ये सब लिखो क्या हो गया, क्या हुआ, क्या हुआ नंदिनी,
इसके बाद वाले स्टेप में क्या किया था याद है ना, C3 माइनस C1 लिखा था यहाँ पे, ऊपर C3 माइनस C1 है, उसका आंसर ये जो तुमको दिख रहा है। ठीक है, दिखा सबने? करो जिनका बाकी है। अब इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन। अब थर्ड में क्या बोला, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट, ठीक है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट। अब यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है, मतलब जो स्टेटमेंट बोला है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यूज करना है, कहीं पे ऐसा बोला है कि विदाउट एक्सपांडिंग शो दैट, नहीं। तो मतलब क्या यहाँ पे हम लोग एक्सपांशन कर सकते हैं, बट स्टिल वी आर गोइंग टू यूज द प्रॉपर्टीज, बट एकदम लास्ट स्टेप में आते आते शायद हमको एक्सपांशन करना पड़ेगा, ठीक है। एकदम लास्ट स्टेप में आते आते हमको क्या करना पड़ जाएगा, एक्सपांशन करना पड़ेगा, सो दैट थोड़ा सा तो एटलीस्ट सम को हम लोग इजी कर पाए, ओके। तो वी विल बी यूजिंग द एक्सपांशन ऑल्सो, ऐसे नहीं कि बिना एक्सपांड किए हमको सॉल्व करना, सब में कहीं पे ऐसे नहीं बोला है। आ रहे क्या बोले, देखो आ रहे थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट सम, पहले में क्या लिखा है, दैट इज a प्लस बी a प्लस c b प्लस c, ऐसा लिखा है ना भी। आपको क्या बोला है कि ये जो वैल्यू है इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आना चाहिए, इट इज 4 टाइम्स ऑफ a इंटू बी इंटू सी। सो ऐसा आपका वैल्यू आना चाहिए। सो यहाँ पे गोज का वैल्यू आएगा 4 इंटू a इंटू बी इंटू सी करके लिखना है हमको, बट देन स्टार्ट तो यहाँ से, प्रॉपर्टीज का सोचो, व्हाट प्रॉपर्टी कैन बी अप्लाई, यहाँ पे क्या करना है, डायगोनल्स में नहीं, आप डायगोनल वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि डायगोनल के लिए क्या बोला था कि उसके नीचे या ऊपर पूरा 0 होगा तो ही होगा, तो यहाँ पे तो ऐसा कोई नहीं है, बराबर, तो यू कैन नॉट यूज दैट प्रॉपर्टी डेफिनेटली। फिर और क्या हो सकता है, सोच के देखो, अगर मैंने यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 सबको एक साथ ऐड किया तो स्क्वायर नहीं होगा ना, ऐड होगा, a प्लस a क्या होगा 2a, b प्लस b क्या होगा 2b, ऐसा करेक्ट। सो इफ आई ऐड R1 प्लस R2 प्लस R3 सबको एक साथ क्या किया, और उसको हम लोग एक कहीं पे एंटर करेंगे, ऑब्वियसली दैट विल बी R1, करेक्ट। सो R1 प्लस R2 प्लस R3 चेंज क्या होगा यहाँ पे R1। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे रो से स्टार्ट जो कर रहा हूँ, आई कैन ऑल्सो सॉल्व बाय यूजिंग द कॉलम, आई कैन से C1 प्लस C2 प्लस C3 करके हम लोग ऐड करें, ऐसा भी कर सकते। लेकिन मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख रहा हूँ क्योंकि एक समय मैंने अभी कॉलम के साथ किया था, तो एक समय भी मैं रो के साथ करके बता, ठीक है। यू कैन यूज एनी रो और कॉलम, कोई फर्क नहीं पड़ता, रोज के थ्रू भी सॉल्व करना आपको आना चाहिए, कॉलम्स के थ्रू भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ओके। तो मैं यहाँ पे रो के साथ सॉल्व करके बता। सो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो a प्लस b के साथ प्लस a प्लस b, मतलब 2a प्लस 2b, करेक्ट। सो दिस वैल्यू विल बिकम 2 टाइम्स a प्लस b, ठीक है। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही ये सब ऐड हो गया,
2 टाइम्स ए प्लस सी, और वहां पे क्या होगा 2 टाइम्स बी प्लस सी। ओके, और बाकी सब ऐसे का ऐसे ही रहेगा। सो दिस इज ए प्लस सी, सी बी प्लस सी, ऐसे सब वाले से तो आ रहे। अब ये पार्ट में देखो, यहाँ पे मैं क्या करूंगा 2 कॉमन ले लेंगे, तो वहाँ पे 4 में से 2 आ गया, बाद में एक और 2 आएगा, तो 2 2 सा क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फिलहाल हम लोग क्या करते हैं 2 कॉमन लेते हैं, तो बचा क्या है यहाँ पे ए प्लस बी, ए प्लस सी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, सी बी प्लस सी, ऐसे और कुछ यहाँ पे। अभी क्या करते हैं यहाँ पे R1 माइनस R2, बाद में R1 माइनस R3 भी करेंगे। नहीं पहले R1 माइनस R2 करते हैं, फिर वो चेंज हो जाएगा। नहीं, R1 माइनस R3 नहीं कर पाएंगे, बट R1 माइनस R2 करते हैं। ठीक है, सो R1 माइनस क्या करते हैं R2, चेंज क्या होगा इससे R1 चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो R1 माइनस R2 चेंज क्या होगा R1। सो R1 माइनस R2 2 टाइम्स था बाहर, a प्लस बी में से अभी a चला गया, करेक्ट, a और a कट हो गया, सो यहाँ पे क्या बच गया a प्लस सी पूरा ही कट हो गया 0, करेक्ट, a प्लस सी पूरा ही कट हो गया। यहाँ पे से c और c कट हो गया, यहाँ पे क्या बच गया b। और कुछ क्लियर आता है? बाकी ए प्लस सी बी प्लस सी, ऐसा वाली साइड क्लियर है? मैं यहाँ पे देखो, आई कैन टेक बी कॉमन इन दिस पार्ट, मेकिंग दिस 1 0 1। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे 2 कॉमन था पहले से ही, बी को भी अभी कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या लिखा 1 0 1 लिखा, और बाकी का सब वाली तो वो तो ठीक है, सेम ही रहेगा। तो दैट इज ए प्लस सी बी प्लस सी, ऐसा वाली सा यहाँ पे। ओके, सो वी आर ऑलमोस्ट देयर एट द आंसर। ओके, जैसे अगर हम लोग देखें तो अगर किसी तरीके से मैंने यहाँ पे या यहाँ पे कोई एक वैल्यू पे अगर मैंने 0 ला दिया, तो फिर मैं डिटरमिनेंट एक्सपांड कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 2 0 है, तो सिर्फ एक ही वैल्यू का कैलकुलेशन जो हमको करना पड़ेगा। तो वी आर ऑलमोस्ट देयर एट द आंसर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे या यहाँ पे कोई एक जगह पे 0 लाना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? आई कैन से इट इज C1 माइनस C3, चेंज क्या होगा C1। ठीक है, C1 माइनस C3 चेंज क्या करते हैं C1 चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि आई कैन यूज द रो एंड कॉलम इन वन सम ऑल्सो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको रो है तो रो ही करना है, कॉलम है तो कॉलम ही करना है। वो 12th स्टैंडर्ड में आपको बताएंगे कि कुछ टाइप के सम्स में जो आपको सिखाया जाएगा मैट्रिसेस में, वहाँ पे आपको बोलते हैं कि रो है तो रो ही करने का, कॉलम है तो कॉलम ही करने का। बट डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है, डिटरमिनेंट में यू कैन यूज रो एंड कॉलम। तो यहाँ पे C1 माइनस C3 किया, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। ये क्या हो गया A माइनस सी, B और B कट हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस C बचेगा, करेक्ट। तो ये उसको माइनस कर रहा था, तो बचेगा क्या माइनस C। और कुछ बाकी का वैल्यू क्या है 0 1 A प्लस सी B प्लस सी। और देखो यहाँ पे समझाइए, अब सोच के देखो, इफ आई आर एक्सपांडिंग द डिटरमिनेंट ना, यहाँ पे अगर हमने डिटरमिनेंट को एक्सपांड किया, देखो ये जो वैल्यू है 0 के साथ ये सब मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ ये सब मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट। तो 0 के साथ 2 वैल्यू तो चला गया, तो जो बचा एक ही वैल्यू वो 1 के साथ है, यहाँ पे ये जो माइनर है वो उसके साथ वही मल्टीप्लाई होगा, बाकी का सब वैल्यू क्या हो जाने वाला है 0। किसी को इसमें, तो नाउ वी कैन इजीली गेट द आंसर। सो यहाँ पे अभी क्या होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, क्या मल्टीप्लाई होगा ये ऐसे और ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 1 के साथ में क्या मल्टीप्लाई हुआ AC माइनस C² माइनस
करेक्ट। अब ये माइनस सी मल्टीप्लाई था, माइनस इंटू माइनस प्लस कर देते। अब ये सी मल्टीप्लाई हो गया, ए सी प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी प्लस ए सी कितना हो जाएगा, 2ac। सो दिस इज 2b इंटू 2ac, 2 सा क्या हो गया 4, a इंटू b इंटू c विच इज अ रिक्वायर्ड। आ रहा है सबको ये? तो लास्ट में आके एक्सपांड करना था, वो पहले ही बताया था आपको, ठीक है, क्योंकि सब में बिना एक्सपांशन किए तो ये वैल्यू नहीं आ सकता था। वी हैड टू एक्सपांड, ये तो आपको पहले ही पता था। बट जितना आगे सॉल्व करने के बाद में फिर आप उसको एक्सपांड करो तो ज़्यादा इजी है। अगर आपने स्टार्ट में यहाँ पे एक्सपांड करने स्टार्ट किया होता तो बहुत बड़े नंबर्स के साथ हम लोग फंसे रहते थे, करेक्ट। तो इसके लिए हम लोग ने आगे एकदम आगे जाके ही हमने मल्टीप्लाई किया है, एक्सपांड किया है। पढ़ के देखो आप क्या लिखा है, आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और वो डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको क्या दिया है 0। मतलब सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड गेट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो इस बार इक्वेशन में डिटरमिनेंट का वैल्यू दिया है, बट डिटरमिनेंट एकदम सिंपल वाला डिटरमिनेंट नहीं दिया है। तो इफ यू रिमेंबर, ऐसे ही सेम टू सेम 4.1 में था, बट वहां पे उसका इक्वेशन बहुत ही सिंपल इक्वेशन दिया था, डिटरमिनेंट दिया था इक्वल टू उसका कुछ तो वैल्यू दिया था, बट दैट वाज अ वेरी सिंपल डिटरमिनेंट, तो आपको x का वैल्यू बहुत इजीली आ गया था। लेकिन अब ऐसे सिंपल इक्वेशन है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिटरमिनेंट का ही वैल्यू में काफी सारा x का वैल्यू दिया है। तो यहाँ पे कैसे लिखा है, दिस इज x प्लस 2 x प्लस 6 x माइनस 1 x प्लस 6 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये ऐसे इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या दिया, इक्वेशन क्या दिया, दिस डिटरमिनेंट इज गिवन टू यू एज 0। अभी आप एक्सपांशन स्टार्ट करोगे क्या, नहीं, ऑब्वियसली अगर आपने अभी एक्सपांशन स्टार्ट किया तो आपका इक्वेशन x क्यूब में जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर रो में एक x है। तो ऑब्वियसली दिस वैल्यू विल गो अप टू x क्यूब, और फिर उसका आपको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि आगे जाके x क्यूब कट भी होगा, बट स्टिल दैट वुड बी क्वाइट अ डिफिकल्ट इक्वेशन टू सॉल्व। तो आपको क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप x को एलिमिनेट करने ट्राई करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, x को एलिमिनेट करने ट्राई करो। जितना ज्यादा x हो सके उतना ज्यादा आप x को एलिमिनेट करो और फिर उसको एक्सपांड करो, ठीक है। आ रहा है क्या बोल रहे हैं, जितना हो सकता है आप x का एलिमिनेट, मतलब x का वैल्यू को एलिमिनेट करो, फिर आप एक्सपांड करो और उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू सामने क्या दिया, दैट इज 0, तो x का वैल्यू मिल जाना चाहिए। आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ओके। तो हाउ कैन आई एलिमिनेट x, ऑब्वियसली मैं रोज को सब्ट्रैक्ट करूंगा, कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो x का वैल्यू एक एक करके निकलता जाएगा। तो सपोज मैंने क्या लिखा यहाँ पे, R2 माइनस R1, R2 माइनस R3 भी कर सकता हूँ, बट मैं R2 माइनस R1 करूँ। सो R2 माइनस R1 चेंज क्या होगा, R2, ठीक है, बंद करो, देखो आप। सो R2 माइनस R1 चेंज क्या होगा यहाँ पे, R2, तो ये इसको माइनस कर रहा है, करेक्ट। तो x और x क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 क्या आएगा, ओके। यहाँ पे भी x और x कैंसिल हो जाएगा, -1 -6 होगा, दैट विल बी -7, -1 -6। यहाँ पे x और x का 2 माइनस ऑफ -1 +3, समझाइए, समझ आ रहा है सबको क्या लिखा, गुज्जर क्या है ना, गुज्जर, खड़े रहे, ये कैसे आए, ये क्या लिखा है, कैसे आए, ध्यान दिया करना, देखो अलग से बोलना पड़ता है कि ध्यान दे करके।
यहाँ पे सम स्टार्ट हो गया तो जो भी कर रहे हो छोड़ छाड़ के यहाँ पे देखो, कुछ और यहाँ पे करने आए हो क्या? पढ़ने आए हो ना? फिर से मैं वार्निंग नहीं देगा, अगली बार में पूछेगा नहीं आया तो फिर बाहर निकालूंगा। पढ़ा बे, सबके लिए वार्निंग है। एक बार कुछ एक्सप्लेन करने स्टार्ट किया तो ध्यान दो, मैंने पूछा आंसर नहीं किया तो फिर मेरे ऊपर है, मैं क्या पनिशमेंट देना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि सब्ट्रैक्ट किया R2 माइनस R1, करेक्ट। तो यहाँ पे x और x कट हो जाएगा, 6 माइनस 2 क्या हो गया 4, -1 माइनस 6 क्या हो गया -7, 2 माइनस -1 क्या हो गया, तो आ रही है। अब यही स्टेप में मैं और एक कैलकुलेशन साथ में ही परफॉर्म कर देता हूँ। तो ऐसे जरूरी नहीं कि दैट यू हैव टू परफॉर्म द रो ट्रांसफॉर्मेशन सेपरेटली इन सेपरेट स्टेप्स। बस इतना ध्यान रखना है कि जो रो चेंज हो रहा है आप उसको फिर से यूज नहीं करोगे उसी स्टेप में। लाइक मैं अभी R2 माइनस R3 नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ R3 माइनस R1, ठीक है। R3 माइनस R1 जो चेंज नहीं हुआ है उनको ही यूज करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे R2 चेंज हो रहा था तो अब मैं R2 को यूज नहीं कर सकता, इसी स्टेप में नहीं कर सकता। अगले स्टेप में चाहो तो मैं R2 को कर सकता हूँ, बट ये स्टेप में फिर से R2 में यूज नहीं करूँ, क्योंकि फिर वो कंफ्यूजन रहेगा कि कौन चेंज हो रहा है, पहला वाला चेंज हो रहा है कि दूसरा वाला चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक ही स्टेप में दो रो, वही रो को बार बार चेंज नहीं करेंगे, ओके। R3 माइनस R1 हाँ ये कर सकते हो। तो जब ये इसको माइनस करेगा x और x क्या हो जाएगा -1 -2 -3, x और x 2 - 6 -4, x और x 6 माइनस ऑफ -1, यहाँ पे आएगा x + 2 x + 6 x -1। तो यहाँ पे देखो एक ही स्टेप के बाद में काफी सारा x अपने कैलकुलेशन में से निकल गया। अभी और 2x अगर मैंने निकाल दिया, और 2x अगर मैंने कैलकुलेशन में से निकाल दिया, फिर अपना डिटरमिनेंट सॉल्व करना, x का वैल्यू फाइंड करना बहुत इजी हो जाएगा, करेक्ट। तो सोच के देखो यहाँ का x निकालना है मुझे, यहाँ का x निकालना है, तो मैं क्या करूँगा C2 - C1 C3 - C1 कॉमन कहाँ से, कॉमन ऐसे आएगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे x + 2 है x + 6 है, प्लस के साथ है तो कॉमन नहीं निकाल सकते। कुछ मल्टीप्लाई होगा तो ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे होता 2x 6x -x ऐसा सब होता तो ठीक है, आप x कॉमन निकालो, तो दैट मेक सेंस। ये ऐसे प्लस के साथ में कॉमन निकालोगे क्या? नहीं। तो अभी आप क्या करो, C2 - C1 चेंज क्या होगा C2, C3 - C1 चेंज क्या होगा C3। अगेन आई एम परफॉर्मिंग 2 चेंजेस इन 1 सिंगल स्टेप। क्या ध्यान रख रहा हूँ कि जो चेंज हो रहा है उसको मैं उसी स्टेप में फिर से यूज नहीं कर रहा हूँ या फिर से चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं C2 - C1, तो x - x 6 - 2 -7 - 4 -4 माइनस ऑफ -3 -1, ठीक है। C3 - C1 x और x कैंसिल, -1 - 2 -3 3 - 4 -1 7 माइनस ऑफ -7 10 इक्वल टू क्या आ रहा है, बाकी सब सेम रहा, x + 2 4 -3। को याद है तो आ रहा है सबको। अभी आप नॉर्मल एक्सपेंशन करो, अभी आप प्रॉपर्टी वगैरह कुछ नहीं करो। अभी कितना चाहिए आपको, एक ही x बच गया बस। अभी और कितना रिड्यूस कर सकते हैं, अभी और रिड्यूस किया तो x ही गायब हो जाएगा, फिर फाइंड क्या करेंगे, करेक्ट। तो ऑब्वियसली अभी यहाँ पे जितना हो सकता है उतना कर लिया, करेक्ट। अब क्या करो, इसको एक्सपांड करो, x का वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो x + 2 के साथ में, x + 2 के साथ में ऑब्वियसली ये वाला माइनर आएगा, करेक्ट। क्या आएगा -110 -1, तो यहाँ पे क्या आएगा -110 -1 -4 इंटू ये वाला। इसके साथ में क्या आएगा
40 माइनस 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 40 माइनस 3 और कुछ बना रहा है। ये इसको मल्टीप्लाई हुआ, ये इसको मल्टीप्लाई हुआ, माइनस किया था लास्ट लेक्चर में, सिखाया था ना कैसे एक्सपांड करते हैं फर्स्ट रो से, वो वाला याद करो। माइनस 3 के साथ में, माइनस 3 के साथ में माइनस 4 माइनस 33, करेक्ट। तो यहाँ पे आएगा -4 माइनस 33 इक्वल टू क्या आएगा 0। और कुछ याद है आ रहा है सबको? तो ये क्या हो गया x प्लस 2 इंटू ये क्या है -111, ओके, -111 40 माइनस, सो -4 इंटू 37 -3 इंटू -37 इक्वल टू क्या आएगा? अभी यहाँ पे इसके आगे सोच के देखो क्या करना चाहिए। सब मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे -111, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, सब मल्टीप्लाई करो। ऐसे नहीं, अगर आप अच्छे से देखो तो 111 क्या होता है? 111 क्या होता है? 37 इंटू 3 होता है, ठीक है, चेक करके देख लो। 37 इंटू 3 करके देखो कितना आएगा? 111 आता है। तो मैं सबको डिवाइड करता हूँ किससे? -37 से, ठीक है। सबको मैंने किससे डिवाइड किया? -37। तो यहाँ का माइनस गया, एक 37 भी गया, तो 37 कितना से होता है? 111 3 से। तो यहाँ पे क्या बच गया? x प्लस 2 और उसके साथ में क्या बचा? 3। इधर से माइनस गया, 37 गया, तो बचा यहाँ पे क्या है? 4 इंटू 1, करेक्ट। यहाँ से भी माइनस गया, 37 गया, बचा क्या है यहाँ पे? -3 इक्वल टू क्या आएगा? बड़े कुछ याद है? -37 डिवाइड किया था, तो माइनस चला गया करके वो प्लस हो गया। आ रहा क्या बोले? सो वी हैव डिवाइडेड थ्रू आउट बाय -37, क्लियर है? अभी आप इसको आगे सॉल्व करो, अभी तो इतना कर सकते हो, करेक्ट। इतना बड़ा कैलकुलेशन तो हटा दिया। तो यहाँ पे 3x प्लस 6, 4 माइनस 3 क्या आएगा? 1। सो यहाँ पे आएगा 3x इक्वल टू आएगा -7, x का वाली क्या आएगा? -7/3। सो ये उसका आंसर है, x इक्वल टू -7/3। आ रहा है। तो ये अगर आपने वहां पे एक्सपांड करते बैठे होते तो कितना बड़ा कैलकुलेशन होता था। यहाँ पे एटलीस्ट मैनेजेबल कैलकुलेशन से रहा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज का फायदा है। दिस इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग प्रॉपर्टीज, दैट वेरी बिग एक्सपेंशंस कैन आल्सो बी डेल्ट विद यूजिंग द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के थ्रू उसका थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट अपने को भारी नहीं लगेगा। तो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 7, बट एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6 होना चाहिए उसको, क्योंकि वहाँ पे नंबर्स में प्रिंटिंग मिस्टेक। तो क्वेश्चन नंबर क्या है वहाँ पे? आपको बोला है शो दैट विदाउट एक्सपांडिंग, बोला है आपको। सो LHS इज इक्वल टू, बस हो गया। सो यहाँ पे दिस इज 1 3 6 6 1 4 3 7 12 प्लस 4 इंटू 2 3 3 2 1 2 1 7 6। ठीक है, देखो आप अभी। तो ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन है। आपको क्या बोला है कि ये दो डिटर्मिनेंट को आपको ऐड करना है और इसका वैल्यू आपको ऐसा आंसर आना चाहिए, ओके। विच इज क्वाइट सिंपल, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। द वैल्यू शुड बी हैविंग एटलीस्ट 2 rows आइडेंटिकल सो दैट वी कैन ऐड द डिटर्मिनेंट्स, करेक्ट। तो चेक करके देखो, वहां पे 3 1 7 3 2 6, ओके। सो इफ यू सी यहाँ पे देखो 3 1 7 3 2 6, ये जो वैल्यूज है
ओके यहाँ पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पे भी वैसे ही 317326 करेक्ट। तो यहाँ पे दो वैल्यूज तो सेम आ रहा है 317326 वहाँ पे इधर भी है क्या 317326 अभी फिलहाल नहीं है, बट अगर यहाँ पे मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 326 भी आ जाएगा करेक्ट। तो देन वी कैन ऐड द वैल्यूज, रोज को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, जो भी चाहिए वैसे सब हो जाएगा। आ रही है तो यहाँ पे से हम लोग कॉमन क्या लेते हैं 2, बस क्या क्या यहाँ पे 1 6 3 3 1 7 और वो क्या आएगा 326, तो यहाँ पे 3 2 6 ओके 2 कॉमन लिया था लास्ट कॉलम में से प्लस 4 इंटू यहाँ पे आएगा 2 2 1, यहाँ पे आएगा 3 1 7 3 2 6 ऐसे ओके। नाउ आई हैव टू ऐड दीज टू डिटर्मिनेंट। तो कैसे ऐड करें? डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं, पहले मैं ये 2 को ये वाले कॉलम पे मल्टीप्लाई करूंगा, ये 4 को मैं ये वाले कॉलम पे मल्टीप्लाई। सो कीपिंग 3 1 7 3 2 6 सेम, ठीक है। मैं सिर्फ फर्स्ट कॉलम को चेंज करता हूँ ताकि उसको ऐड करें, बाकी का रोज को हम लोग क्या मतलब बाकी का कॉलम्स को हम लोग क्या रखेंगे सेम। तो यहाँ पे हमने क्या किया 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 2, ये हो गया 12 और ये हो गया 6 ओके। बाकी का ये कॉलम 3 1 7 और ये 3 2 6 सेम ही रहेगा। तो इफ यू रिमेंबर आप एक रो में से कॉलम कॉमन निकालते थे, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप एक कॉलम या एक रो को ही मल्टीप्लाई कर सकते, सबको एक साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या? नहीं, यू कैन नॉट डू दैट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, ठीक है। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। मैट्रिक्स में अगर यहाँ पे मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा होता था तो मैं सबको मल्टीप्लाई करता था, हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करता था, बट डिटर्मिनेंट में ऐसा करेंगे क्या? नहीं, हम लोग कोई एक रो या कोई एक कॉलम को ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एक कांस्टेंट जब अंदर जाता है डिटर्मिनेंट पे, इट विल बी आइदर मल्टीप्लाई टू 1 रो और इट इज मल्टीप्लाई टू 1 कॉलम। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। प्लस अभी यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई किया, 4 2 8 4 2 8 4 1 4, बाकी ये सेम रखा 3 1 7 और ये क्या रखा 3 2 6। डाउट है कोई यहाँ पे? अब हम लोग डिटर्मिनेंट को ऐड करते हैं। सो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट को ऐड करते हैं, इसमें ये पार्ट सेम ही रहेगा। सो 3 1 7 और 3 2 6 ये दोनों सेम ही रहेगा। अभी आप ये ऐड करोगे 2 + 8 10 ऐसा हो जाएगा करेक्ट। अभी मैं यहाँ पे 10 कॉमन ले सकता हूँ करेक्ट। तो यहाँ पे से मैंने क्या ले लिया 10 कॉमन, तो बचा क्या यहाँ पे 1 2 1 3 3 1 7 3 2 6 ऐसा। अभी मैं क्या करता हूँ रोज को कॉलम में इंटरचेंज करता हूँ, ऐसा कर सकते हैं क्या? कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो वी कैन डायरेक्टली इंटरचेंज रोज टू कॉलम। सो 10 यहाँ पे क्या आएगा 1 2 1 3 1 7 3 2 6 और ये वही आ रहा है जो अपना रिक्वायर्ड आंसर हो गया ना। आ रहा है सबको ये? आउट है क्या किसी को? अरे